जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम ये जीके जीएस का शानदार सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें हमने 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है। प्रश्न वही हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? लक्षद्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका? तो बात करें स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह काला पानी के नाम से जाना जाता था। जरूर ध्यान रखिएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? होम रूल लीग की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, बीडी सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। जरूर ध्यान रखिएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे? कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय या फिर हिंदू विश्वविद्यालय? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बनारस विश्वविद्यालय हो जाएगा। बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? बीडी सावरकर, आरसी मजूमदार, बिपिन चंद्र पाल या फिर भगत सिंह? तो इसका जो सही उत्तर है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो जरूर ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जेपी कृपलानी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो कौन चुने गए थे 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो जरूर ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? नेपाल, कश्मीर, असम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा असम यहां पर राइट आंसर है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को कौन सा हिमालय कहा जाता है? तो असम यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण हैं? मेडागास्कर, श्रीलंका, रियूनियन द्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है? तो रियूनियन द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील स्थित है? पंचभद्रा झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो बात करें पंचभद्रा झील की तो ये कहां पर स्थित है? जरूर ध्यान रखना है। तो पंचभद्रा झील स्थित है राजस्थान में। कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है पंचभद्रा झील। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पहाड़ियां कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी? तो वह कौन सी पहाड़ियां है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो नीलगिरी पहाड़ियां यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? नीलगिरी हो जाएगा सही उत्तर। जरूर आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? राणा प्रताप सागर, रिहंद बिंद सागर या फिर यह सभी? तो बात करें कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल नदी पर बना है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जून, 10 अगस्त, 14 जून या फिर 20 जून? तो 14 जून को। कब? 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। जरूर ध्यान रखिएगा। तो 14 जून यहां पर सही उत्तर है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है,
किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर? तो आप सभी को राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? तो हुमायूं के दौरान। ध्यान रखना है आप सभी को। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है? शुजा, मुराद, दारा या फिर इनमें से कोई नहीं? शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का श्रेय जाता है, बताना है आपको। तो दारा राइट आंसर है। ध्यान रखना है आप सभी को। प्रश्न हमने वही लिए हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप जब एग्जाम देकर के आएंगे तो आपको लगेगा कि प्रश्न यहीं से सब मिले हैं, तो आप लोग जरूर अंत तक बने रहेगा। इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? 3 सितंबर 1939, 15 सितंबर 1939, 1 अक्टूबर 1939 या फिर 5 सितंबर 1939 को? तो ध्यान रखना है आप सभी को। इसका जो सही उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 3 सितंबर 1939 को जरूर ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? कला, तांबा, कुम्हारी या फिर इसको मृत्यभांड बोल सकते हैं, लोहा? तो सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है? तो कुम्हारी या फिर मृत्यभांड के कारण, जरूर ध्यान रखिएगा। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? पहली जूट मिल 1855 में कोलकाता में कहाँ लगाई गई थी, आपको बताना है। रिसरा होगा, मिश्रा होगा, श्रीरामपुर होगा या फिर पूर्णिया हो जाएगा? तो रिसरा में लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई गई थी? तो 1655 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ पर लगाई गई थी? तो रिसरा में लगाई गई थी, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता? आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप लास्ट में नहीं देखते हैं और एग्जाम में 1-2 प्रश्न ऐसे ही गलत करके आ जाते हैं। तो जरूर लास्ट तक पूरे ध्यान से एक प्रश्न को पढ़ना है। दुधवा, चिल्का, कान्हा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है आपको कौन सा है जो भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो दुधवा भी बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत है, कान्हा भी है, चिल्का नहीं, क्योंकि चिल्का एक झील है, खारे पानी की झील है। और कहां पर स्थित है, प्रश्न पूछा जाता है तो उड़ीसा में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु? इनमें से कोई? यहां पर आप कर लीजिए एक से अधिक, एक ऑप्शन आप कर लीजिए, एक से अधिक कर लीजिए। इनमें से कोई के जगह पर जरूर ध्यान रखना है। तो बताना है आपको, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र? तो इनमें से एक से अधिक ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम स्थल भारत में नहीं, सतलज का भी नहीं है, सिंधु का भी नहीं है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर यहां पर एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, काराकोरम, आल्प्स, एंडीज या फिर यह सभी? तो निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला आपसे पूछा है, सबसे बड़ी। तो जब सबसे बड़ी की बात होगी तो एंडीज आप लगा करके आएंगे। कौन सा एंडीज? निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो एंडीज। जरूर ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? दोस्तों हमने सभी टॉपिक को यहां पर कवर किया है, तो आप लोग पूरे ध्यान से देखा करिए। प्रश्न निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? 4 बार, 3 बार, 2 बार या फिर 1 बार? तो कितनी बार बुलाना जाना आवश्यक है? तो 2 बार। लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? तो 2 बार बुलाया जाना आवश्यक है। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए कितना कोरमा होता है? कितना कोरम होता है लोकसभा के लिए? कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का 7वां भाग या फिर कुल सदस्यों का 8वां भाग? तो लोकसभा के लिए कितना कोरम होता है? तो कुल सदस्यों का 10वां भाग। कहां पर है? तो सेकंड ऑप्शन है, कुल सदस्यों का 10वां भाग यहां पर राइट आंसर है। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं है? नहीं है पूछा गया है, जरूर ध्यान रखना है। उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी? इनमें से कोई नहीं। तो बात करें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं शामिल है। कितनी है? 22 भाषाएं शामिल है। मूल संविधान में केवल
14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। तो जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर पूछा है कौन सी भाषा शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में, तो अंग्रेजी नहीं शामिल है। कौन सी नहीं शामिल है? उर्दू भी है, सिंधी भी है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो अंग्रेजी शामिल नहीं है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? जेम कीन्स, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या फिर यह सभी? निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। थर्ड ऑप्शन आप लोग जरूर रट के रखना, क्योंकि प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? के कामराज, पीसी महालनोबिस, के.एन. राज, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, ये पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? तो पीसी महालनोबिस यहाँ पर राइट आंसर है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? अस्थायी बंदोबस्त को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब अमल में लाया गया? दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। हूबहू प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, खुद आप आकर कमेंट करेंगे कि सभी प्रश्न यहाँ से मिले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना और वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? तो 1793 में लाया गया। कब लाया गया? तो 1793 में लाया गया, जरूर ध्यान रखिएगा। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 1930, 1931, 1935 या फिर 1940? तो सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो 1930 में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बताना है आपको। राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव या फिर आई.के. गुजराल? तो 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 20वीं उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष में पड़ा? 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष पड़ा था? 1967 में, 1970 में, 1975 में या फिर 1980 में? तो किस जो है 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था? तो कब पड़ा था? 1967 में पड़ा था। रट के रखना, यह प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। कब पड़ा था? तो 1967 में पड़ा था, जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी निवासी कौन थे? स्वर्गीय रणधीर वर्मा, अशोक वर्मा, रणबीर वर्मा या फिर पी.के. गुप्ता? तो कौन थे? तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा थे अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारी वासी, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बिहार वासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष वेनीपुरी, राहुल संक्रियातन या फिर वैद्यनाथ? बताना है आपको। वैद्यनाथ मिश्र प्रथम बिहार वासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष वेनीपुरी, राहुल संक्रियातन या फिर वैद्यनाथ? तो किसे मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला। किसे मिला? प्रथम बिहार वासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला, जरूर ध्यान रखना। और बसी के लिए आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना 30 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, उस सेशन को लाइक कर देना। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर सर्च करने ला फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।